Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 7th class social studies book. हम लोग पढ़ रहे हैं 7th class की social study book. Dear students, we have studied some part of first lesson. हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ भाग इस फर्स्ट लेसन का. डियर स्टूडेंट्स, इट इज माई 6th वीडियो ऑफ लेसन 1. ये मेरा लेसन 1 का 6th वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 5 वीडियोज ऑफ दिस लेसन 1 ऑलरेडी. मैंने पहले 5 वीडियोज इस फर्स्ट लेसन के पोस्ट कर चुका हूं. डियर स्टूडेंट्स, यू शुड वॉच द वीडियोज कंटिन्यूसली. आपको जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको कंटिन्यूसली देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ताकि आप कंप्लीट जो लेसन है उसको अंडरस्टैंड कर सकें. यहां पर एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सोशल स्टडी की बुक है इसमें बहुत सारे नए नए डिफिकल्ट वर्ड्स यहां बीच बीच में आ रहे हैं लेसन के. उनको मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं. आपको भी उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और मैं तो कहता हूं उनको लर्न करना चाहिए, ताकि आपकी वोकेबुलरी यानी आपका जो शब्द ज्ञान है इंग्लिश का वो भी इंप्रूव हो और चीजों को आप अच्छी तरह समझ पाएं. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन, ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू ए 1000 ईयर्स. ये जो 1000 ईयर्स की बात यहां पर हो रही है, ये 1000 ईयर हैं 700 सीई से लेकर 1800 सीई तक. ये जो 1000 ईयर्स यानी 1000 सालों का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं. और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी है. मैं एक बार ब्रीफली आपको कनेक्ट करना चाहूंगा उन सब चीजों से. संक्षेप में मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा. संक्षेप में मैं एक बार हमने जो आज तक पढ़ा है उसको मैं बताना चाहूंगा संक्षेप में, ताकि आप लोग उस चीज को, आज की जो स्टडी है उसको आप उससे कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द 700 सीई टू 1800 सीई. ये जो टाइम पीरियड है 700 सीई से लेकर के 1800 सीई. सीई का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं कॉमन इरा, यानी जिसको हम सन कहते हैं. सन 700 से लेकर सन 1800 तक का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. इसको मेडिवल टाइम कहते हैं, मध्य युग, मध्य काल इसको कहा जाता है. और हमने इस लेसन की शुरुआत में पढ़ा कि यहाँ पर कई बाहरी लोगों ने आक्रमण भी किए, जिसमें तुर्कियों का आक्रमण सबसे पहले हुआ. वो लगभग सन 1000 में तुर्कियों का आक्रमण हुआ. उन्होंने अपनी सल्तनत यहाँ पर स्थापित की, दिल्ली में उनकी सल्तनत स्थापित की. उसी के साथ साथ में यहाँ पर उसके साथ में कई राजवंश भी यहाँ पर थे. लेकिन सन 1000 में जो तुर्कियों का आक्रमण हुआ उसमें जो यहाँ के स्थानीय राजा थे उनको समाप्त करके तुर्कियों ने अपना यहाँ पर शासन स्थापित किया. पहले कौन से राजा यहाँ पर थे उनके राजवंशों के नाम भी हमने यहाँ पर पढ़े. उसके बाद में मुगल लोग भारत में आए और ये 16th सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में मुगलों का भारत में आगमन हुआ. और उसके बाद में मुगलों की सत्ता रही. मुगल जब भारत में आए तो उनके साथ में बहुत सारी चीजें वो अपने साथ रहे. जैसे जो कपड़े वो पहनते थे उनका प्रचलन भारत में शुरू हुआ. जो लैंग्वेज वो बोलते थे उसका असर भारत पर पड़ा. जो खाना वो खाते थे, जो व्यंजन वो खाते थे वो भारत में प्रचलित होना शुरू हुए. तो मुगल जो शासन था, मुगलों की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत सारा प्रभाव भारत पर पड़ा. और इसके बाद में हमने पढ़ा कि शब्दों के अर्थ भी समय समय पर बदलते रहे. हमने उदाहरण पढ़ा हिंदुस्तान का, कि पहले हिंदुस्तान शब्द जो शुरुआत में 13वीं शताब्दी में यानी 13th सेंचुरी में एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग केवल उत्तरी भारत के लिए किया. लेकिन बाद में बाबर ने इसका उपयोग पूरे कंट्री के लिए, पूरे भारत के लिए, जो अब आज हम जिसको भारत कहते हैं उसके लिए हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया. इसके साथ ही कई ऐसे शब्द जो पहले कुछ और नामों से जाने जाते थे, सेनापतियों का नाम, राजाओं का नाम, यानी नाम भी बदल गए समय के साथ साथ. और ये इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस किस प्रकार की हिस्ट्री होती है
हिस्ट्री को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। और उसके बाद में ये यहाँ पर जो आज की इसके बाद में हमने पढ़ा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, कि ये जो टाइम पीरियड था 700 टू 715 का 1715 का जो टाइम था, इस टाइम में कई ऐसे ग्रुप्स पैदा हुए, कई ऐसे जातिगत ऐसे ग्रुप पैदा हुए जिन्होंने कि अपना सिग्निफिकेंट इफेक्ट यानी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इस समय पर, जिनमें से एक राजपूतों के बारे में यहां पर हमने पढ़ा। इसके अलावा कुछ और भी जातियों के बारे में हमने पढ़ा। और यहां पर हमने इसके बाद में ये स्टडी की थी कि कैसे किसान बने, किसानों का उद्भव कैसे हुआ, कि जंगलों को काटा गया, फिर वहां पर खेती की जाने लगी। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि लोगों पर धीरे धीरे लोग जो थे, किसान जो थे, वो राजाओं से और धार्मिक आस्थाओं से प्रभावित होने लगे, और धीरे धीरे उनके बीच में एक डिफरेंस भी आने लगा। कईयों के पास में ज़्यादा उपजाऊ धरती थी, कईयों के पास कम थी, ज़्यादा कम भी थी, और इसलिए लोगों के बीच में डिफरेंस आने लगे और कास्ट बनने लगी, जातियां बनने लगी। जातियों का भी एक प्रभाव जो है वो बदलता रहता था पावर के हिसाब से। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। और उसके बाद में हमने अगला जो पॉइंट पढ़ा था रीजन एंड एम्पायर। इसमें हमने ये पढ़ा कि अलग अलग जो क्षेत्र थे वहां पर अलग अलग साम्राज्य थे। उसके बाद में लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में हमने पढ़ा कि जो क्षेत्र अलग अलग जो रीजन्स थे वहां पर अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती थी। लेकिन जो विदेशी शासक यहां पर आए, जो आक्रमण करने वाले आए, उन्होंने कई रीजन्स को मिलाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया। और लंबे समय तक जब वो विदेशी साम्राज्य के विदेशी शासकों के नियंत्रण में रहे तो धीरे धीरे उनके बीच में एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ा। यानी पहले एक रीजन जो होता था उसका अपना अलग ही क्राइटेरिया होता था, अलग लैंग्वेज होती थी, अलग खान पान होता था। लेकिन और बाद में भी वो अपनी उन्होंने स्पेशलिटी को छोड़ा नहीं। लेकिन जब वो विदेशी ताकतों का जो साम्राज्य था वो खत्म हुआ, वापस वो रीजन्स जो थे, जो क्षेत्रीय ताकतें थी, वो अलग अलग हुई, क्षेत्र वापस बने, राजा लोग अलग अलग बने। तो उसके बाद में कुछ प्रभाव उनका रहा एक दूसरे पर, क्योंकि लंबे समय तक वो एक बड़े साम्राज्य के अंडर में रहे तो उनका प्रभाव, एक दूसरे का प्रभाव उन पर पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी जो क्षेत्रीय जो स्पेशलिटीज थी, जो विशेषताएं थी, उनको नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन कुछ प्रभाव एक दूसरे के ऊपर जरूर पड़ा। ये हमने अभी तक पढ़ा है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर टुडेज स्टडी। अब हमें आज की स्टडी स्टार्ट करनी है। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस सोशल स्टडी की जो बुक है ये, इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे न्यू वर्ड्स अपने सामने आ रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक अपने को लर्न करना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कितने सारे मैंने हिंदी जो मीनिंग है इनके लिखे हुए हैं। और ध्यान रखिए, जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से आप सीखें, उनको लर्न करें, और नेक्स्ट टाइम जब वो वर्ड आता है तो वो आपके नॉलेज में रहना चाहिए। इस तरह की आप ध्यानपूर्वक जब वीडियो को देखेंगे और मेहनत करेंगे, नए नए वर्ड्स को आप लर्न करेंगे, तो आप कैपेबल हो पाएंगे आगे की चीज़ों के लिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि केवल सुनने से या देखने से नहीं होगा, बल्कि आपको खुद भी अपने लेवल पर भी हार्ड वर्किंग करनी होगी। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं नए नए, उनको भी प्रिपेयर करना होगा, उनको लर्न करना होगा और ध्यानपूर्वक इसको समझना होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड यानी पुराने और न्यू यानी नए, रिलीजन्स यानी धर्म, पुराने और नए धर्म। यहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे नए नए धर्मों का आगमन अपने देश में हुआ, कैसे नई धार्मिक मान्यताएं भारत में आई, किसके द्वारा आई, इस तरह की कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। द 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। हम लोग जिन 1000 ईयर्स की बात पढ़ रहे हैं, मैं शुरू से ही आपको कहता आ रहा हूं, और जैसा कि लेसन का नाम भी है, हम 1000 सालों का इतिहास की हम स्टडी कर रहे हैं। और ये लगभग 700 टू 750 या 1800 तक आप मान सकते हैं। तो ये जो 1000 सालों का इतिहास हम पढ़ रहे हैं,
इसी के बारे में यहां पर रेफर किया गया है। द 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के 1000 साल, दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, जिनकी हम खोज कर रहे हैं। सा यानी इसने देखा है, यानी इन 1000 सालों ने देखा है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, महत्वपूर्ण विकास। ये जो 1000 साल हैं मेडिवल्स के यानी मध्यकाल के, जो ये 1000 वर्ष हैं, इन 1000 वर्षों ने देखा है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यानी प्रभावी विकास देखा है इन्होंने इन रिलीजियस ट्रेडिशंस, धार्मिक परंपराओं में। ये जो 1000 वर्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, जिन 1000 वर्षों की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम मेडिवल कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, इसमें ये जो 1000 वर्ष है इन्होंने कई प्रभावी बदलाव देखे हैं धार्मिक परंपराओं में। पीपल्स बिलीफ, लोगों का विश्वास, इन द डिवाइन यानी परमात्मा में, डिवाइन यानी परमात्मा होता है। पीपल्स बिलीफ, लोगों का विश्वास, इन द डिवाइन, परमात्मा में, वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, कई बार बहुत गहरे तौर पर ये व्यक्तिगत होता था। यानी लोगों का जो ईश्वर में विश्वास है, वैसे ये व्यक्तिगत, एक पर्सनल मैटर होता है कि आप अपने किसी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ये व्यक्तिगत मैटर होता है। तो ये जो ईश्वर में विश्वास है, बिलीफ है ईश्वर में, डिवाइन में, वॉज यानी था, समटाइम्स यानी कई बार, डीपली पर्सनल यानी बहुत गहरे तौर पर ये पर्सनल चीज थी कि हम ईश्वर में विश्वास, किस ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये अधिकतर पर्सनल था। लेकिन मोस्टली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन ज्यादातर ये सामूहिक था। यानी आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादा लोग किसी एक मान्यता में जब विश्वास करने लग जाते हैं तो इसको कलेक्टिव तरीके से हम कहेंगे कि लोग सामूहिक रूप से एक धार्मिक मान्यता को मान रहे हैं। जैसे मान लो कृष्ण भगवान है, इनको बहुत सारे लोग मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव बिलीफ है, यानी सबकी सामूहिक विश्वास है सबका उनमें। तो ज्यादातर तो पर्सनल, कुछ कहीं तो पर्सनल बिलीफ था ईश्वर में, लेकिन बट मोस्टली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन ज्यादातर ये कलेक्टिव था, यानी सामूहिक रूप से लोगों का विश्वास रहता था। कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी, ये जो सामूहिक विश्वास है, यानी बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है, इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी, एक सुपर नेचुरल एजेंसी में, यानी सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। ये जो अलौकिक एजेंसी यानी कोई संस्था या किसी तत्व में जो ये सामूहिक विश्वास है, एजेंसी, रिलीजन वॉज मेनी टाइम्स क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सामूहिक ईश्वर में विश्वास था या सुपर नेचुरल एजेंसी में विश्वास या जो रिलीजन में विश्वास था, ये वॉज मेनी टाइम्स यानी कई बार, क्लोजली कनेक्टेड यानी बहुत ही निकट से जुड़ा हुआ था, विद द सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो स्थानीय समुदाय होते थे, जो समाज होता था, उसकी जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन होते थे, यानी जो रुपए पैसे का लेन देन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं होती थी समाज में, और जो सोशल या सामाजिक, जो सामाजिक लेन देन या सामाजिक कार्य करने वाली जो संस्थाएं होती थी, उनसे ये निकट से जुड़ा हुआ होता था। यानी कि कुल मिला के इसका जो सेंस है वो ये है कि वैसे तो लोगों की व्यक्तिगत विश्वास होता है ईश्वर में, लेकिन कई बार ये कलेक्टिव, अधिकतर ये कलेक्टिव होता था, यानी बहुत सारे लोगों का मिलकर के एक चीज में विश्वास हुआ करता था, यानी बहुत सारे लोग एक चीज को मानने वाले हुआ करते थे। और ज्यादातर ये जो विश्वास था ईश्वर में, ये उन संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ था जो कि सामाजिक रूप से कार्य करती थी या आर्थिक रूप से कार्य करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, उनसे भी ये चीज रिलेटेड थी। वो भी संस्थाओं के रूप में भी ईश्वर में विश्वास करते थे। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, और जैसे जैसे ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये जो सामाजिक दुनिया है,
एंड दीज ग्रुप्स, और ये जो ग्रुप्स थे, ये जो सामाजिक ग्रुप बने हुए थे या जो सामाजिक दुनिया थी, जैसे जैसे अल्टर्ड यानी बदलते गए, जैसे जैसे सामाजिक ग्रुप बदलते गए, जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था बदलती गई, सो आल्सो डिड देयर बिलीफ्स, वैसे वैसे उनका जो विश्वास था, जो बिलीफ्स थे, वो भी बदलते गए। तो यहां पर जो बात सामने आती है वो ये आती है कि ईश्वर में जो विश्वास की बात है, जो बिलीफ है डिवाइन में, जो ईश्वर में जो बिलीफ यानी विश्वास है, वो एक पर्सनल मैटर होता था, लेकिन ज्यादातर ये कलेक्टिव होता था यानी सामूहिक होता था। और ये जब सामूहिक होता था तो ये कई चीजों से रिलेटेड रहता था। ईश्वर में जो विश्वास का मैटर है, ये उन संस्थाओं से भी रिलेटेड रहता था जो समाज में काम करती थी या आर्थिक रूप से रुपए पैसों का लेन देन का काम करती थी, वहां भी इसका प्रभाव रहता था। कलेक्टिव जो बिलीफ है, सामूहिक जो विश्वास है ईश्वर में, यानी वो उन पर भी, ऐसी संस्थाओं पर भी इसका असर रहता था। लेकिन जैसे जैसे इन संस्थाओं में चेंज होता गया, जैसे जैसे सामाजिक संस्थाओं में या आर्थिक संस्थाओं में बदलाव होता गया, वैसे वैसे ये जो ईश्वर में विश्वास है, इसमें भी चेंज आता गया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये उस समय के दौरान की बात है, दैट टुक प्लेस, जो कि हुआ, चेंजेज इन व्हाट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे, आज जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये उसी के अंदर की, उसी के दौरान की बात है। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड, ये उस समय की बात है, दैट टुक प्लेस चेंजेज, जिसमें कि बदलाव हुआ, इन वॉट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे, जिसको आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये उसी हिंदुस्तान के किसी एक समय की बात है जब ये चेंजेज हुए। धार्मिक जो मान्यताएं थी, धार्मिक जो विश्वास थे, उनमें बदलाव हुए। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, इसमें शामिल है नए नए देवताओं की पूजा करना। अब ये जो बदलाव हुए समय के साथ में, ये क्या क्या इसमें बदलाव हुए? दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, यानी नए नए देवताओं की जो पूजा है, उसमें वो इसमें शामिल है बदलावों में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, नए नए मंदिरों का निर्माण बाय द किंग्स, राजाओं द्वारा। एंड द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मणों का महत्व का बढ़ना। द प्रीस्ट्स, यानी पुजारियों का, एज डोमिनेट ग्रुप इन द सोसाइटी, समाज में प्रभावी समूहों के रूप में ब्राह्मणों का और पुजारियों का जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो बढ़ना। राजाओं द्वारा मंदिरों का बनाना, नए नए देवताओं की पूजा करना, ये जितनी भी चीजें हैं, ये उन सब बदलावों में इंक्लूडेड है, यानी ये बदलावों में ये चीजें शामिल है। और ये बदलाव इन 1000 सालों में समय के साथ साथ बदलते गए, जैसा कि हमने पढ़ा, क्योंकि ये जो ईश्वर में विश्वास की बात है, ये वैसे तो व्यक्तिगत पर्सनल मैटर होता है, लेकिन ये संस्थाओं से भी जुड़ा होता है। और जैसे जैसे संस्थाएं बदली, वैसे वैसे ईश्वर में विश्वास भी बदलता गया और कई चीजों में बदलाव होता गया। वो उनमें ये बदलाव भी शामिल हैं। कौन से बदलाव? कि नए नए डाइटीज, यानी नए नए देवताओं की पूजा करना, राजाओं के द्वारा मंदिर बनवाना, ब्राह्मणों का और पुजारियों का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ते जाना, और उनका एक तरह से डोमिनेंट ग्रुप के रूप में उनका महत्व बढ़ते जाना। डोमिनेंट ग्रुप का मतलब है प्रभावी समूहों के रूप में उनका सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ते जाना। ये सारे जो चेंजेज है, ये शामिल हैं उस दौर में, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, जिस दौर की जो धार्मिक आस्था की हम बात कर रहे हैं, जो चेंजेज की बात हम कर रहे हैं, उसमें ये सारे बदलाव शामिल हैं। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, अब ब्राह्मण लोग जो थे वो संस्कृत की विद्या ग्रहण करते थे, तो उनका जो संस्कृत में जो नॉलेज था ब्राह्मणों का या पुजारियों का, देयर नॉलेज यानी उनका ज्ञान, ऑफ संस्कृत यानी संस्कृत का उनका ज्ञान, टेक्स्ट संस्कृत टेक्स्ट यानी संस्कृत साहित्य में उनका ज्ञान, अर्न्ड द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इस चीज ने ब्राह्मणों को बहुत सारा रेस्पेक्ट सोसाइटी में दिया। यानी ब्राह्मणों का जो संस्कृत का टेक्स्ट का नॉलेज था, संस्कृत साहित्य का जो नॉलेज था ब्राह्मणों को,
इस चीज ने उनको सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट दिया, यानी समाज उनका रेस्पेक्ट करता था क्योंकि उनको संस्कृत टेक्स्ट का नॉलेज था। देयर डोमिनेंट पोजीशन, उनकी जो प्रभावी पोजीशन थी ब्राह्मणों की या पुजारियों की, डोमिनेंट यानी प्रभावी, देयर डोमिनेंट पोजीशन, उनकी प्रभावी स्थिति, वॉज कंसोलेटेड, इसने उनकी प्रभावी स्थिति जो थी ब्राह्मणों की वो समेकित हुई बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, उनके संरक्षकों द्वारा, पैट्रॉन्स यानी संरक्षकों, और यहां पर जो एक शब्द आया है कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब है समेकित करना यानी इकट्ठा करना, कोई चीज को इकट्ठा करना, समेकित करना, एक जगह करना, उसको कंसोलिडेटेड कहा जाता है। तो उनकी जो पोजीशन थी ब्राह्मणों की वो कंसोलिडेटेड, यानी उसको, उनकी जो प्रभावी पोजीशन बनी ब्राह्मणों की उसको कंसोलिडेटेड यानी उसको एक जगह पर किसने किया, ब्राह्मणों की जो पोजीशन थी, प्रभावी पोजीशन बनी समाज में, वो एक जगह, यानी वो कैसे बनी, तो ये बनी बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, यानी उनके जो संरक्षक थे, उनको ब्राह्मणों के जो संरक्षक थे उनको पैट्रॉन्स कहा गया है, उनके सपोर्ट से न्यू रूलर्स यानी नए नए जो राजा थे, सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जो कि प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा की को ढूंढ रहे थे, यानी नए जो राजा बने थे जो प्रतिष्ठा चाहते थे, प्रेस्टीज चाहते थे, उनके द्वारा और उन ब्राह्मणों के जो दूसरे संरक्षक थे, पैट्रॉन्स थे, उन लोगों ने ब्राह्मणों की जो पोजीशन थी, जो डोमिनेंट पोजीशन यानी प्रभावी जो उनकी स्थिति थी, उसको कंसोलिडेट किया, यानी कि उसको समेकित किया, उसको बनाया। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको चीजों को समझना पड़ेगा, नए नए वर्ड्स को समझना पड़ेगा और कुल मिला के उसका सेंस क्या है सेंटेंस का वो भी समझना पड़ेगा। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, एक जो प्रभावी विकास था ऑफ दिस पीरियड, इस समय का, यहां तक अभी हमने क्या पढ़ा है कि कई सारे बदलाव हुए इस युग में धार्मिक मान्यताओं को लेकर के, उसमें से कई बदलाव, ये कौन कौन से बदलाव हुए ये हमने पढ़े। राजाओं ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों की स्थिति में सुधार हुआ, उनमें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई उनको, और इसके अलावा जो ब्राह्मणों की स्थिति थी या पुजारियों की स्थिति थी वो बहुत ही प्रभावी हो गई समाज में। ये सारे जो बदलाव हुए ये इस युग में शामिल हैं, और उनको, ब्राह्मणों को संस्कृत का नॉलेज था, संस्कृत टेक्स्ट का नॉलेज था उनको, इसके कारण उनको रेस्पेक्ट मिलता था समाज में। और इनकी जो स्थिति बनी ब्राह्मणों की, ये सी जो प्रभावी स्थिति बनी, उसमें एक तो उनके जो पैट्रॉन्स थे, उनके जो संरक्षक थे ब्राह्मणों के, उनको बचाने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, और इसके अलावा जो नए नए राजा थे, नए रूलर थे जो कि प्रेस्टीज चाहते थे, प्रतिष्ठा चाहते थे, उन्होंने भी ब्राह्मणों को सपोर्ट किया। इस तरह से ब्राह्मण और जो उनके जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उनकी एक डोमिनेंट पोजीशन समाज में बन गई। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, इस समय का एक जो बड़ा सिग्निफिकेंट यानी प्रभावी विकास था, इस समय का जो सब बड़ा एक प्रभावी विकास था, वॉज द एमरजेंस, वो था एक उद्भव या पैदा होना, किस चीज का पैदा होना, ऑफ द आइडियाज ऑफ भक्ति, भक्ति के विचार का पैदा होना। एक जो बड़ा जो महत्वपूर्ण विकास हुआ इस जमाने में, उसमें से एक क्या था कि भक्ति का जो विचार था, भक्ति का जो आंदोलन है, भक्ति की जो धारा है, ईश्वर की भक्ति, आप जानते होंगे कि ईश्वर को याद करना और उसकी भक्ति करना, ज्यादातर कृष्ण के भक्ति की धारा बीच में चली, भक्ति काल उसको कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुए, इसमें जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या विकास हुआ वो था एमरजेंस, का मतलब होता है उद्भव होना, पैदा होना, ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति के आइडिया यानी भक्ति के विचार का पैदा होना, ऑफ ए लविंग, एक प्रेम, भक्ति या प्रेम जिसको हम कह सकते हैं, उसके आइडिया का पैदा होना, पर्सनल डाइटी, व्यक्तिगत ईश्वर, दैट डिवोटीज कुड रीच, जहां जो श्रद्धालु है वो पहुंच सकते हैं। यानी भक्ति का विचार एक ऐसा विचार था जिसमें व्यक्ति बिना पुजारी के, बिना किसी ब्राह्मण के सीधा ईश्वर तक पहुंच सकता है। आप अपने घर में भी ईश्वर की भक्ति करें अगर,
तो आपको किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। तो ये एक भक्ति का जो मार्ग पैदा हुआ, भक्ति का जो विचार पैदा हुआ, इसमें पर्सनल डाइटी यानी व्यक्तिगत ईश्वर का जो धारणा है वो पैदा हुई। द डिवोटीज यानी श्रद्धालु यानी लोग कुड रीच पहुंच सकते थे विदाउट द एड्स ऑफ प्रीस्ट बिना किसी पुजारियों की सहायता के और एलिब्रेट रिचुअल्स या विस्तृत अनुष्ठानों के। यानी जो अनुष्ठान करवाए जाते हैं, ये जो धार्मिक क्रियाकर्म कराए जाते हैं, उनको हम एलोब्रेट रिचुअल्स कह सकते हैं। विस्तृत अनुष्ठान यानी बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े क्रियाकर्म, इनके बिना और पुजारियों के बिना भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता था। ये जो भक्ति का जो आइडिया था, ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो एमरजेंस हुआ, इनका जो उद्भव हुआ भक्ति के आइडिया का, इसमें व्यक्ति का अपना पर्सनल डाइटी होता था यानी पर्सनल ईश्वर होता था, और बिना किसी पुजारी के या एलिब्रेट रिचुअल्स के यानी विस्तृत अनुष्ठानों के वो ईश्वर तक पहुंच सकता था। ये भी एक नया डेवलपमेंट इस समय में हुआ। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, ये इस समय, ये जो काल था, ये इस चीज का भी काल था। व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, ये वो समय था जब नए नए रिलीजन्स यानी नए नए जो धर्म है वो अपीयर्ड यानी प्रकट हुए इन द सब कॉन्टिनेंट, इस उप महाद्वीप में। भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो सब इस अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए नए जो रिलीजन्स है वो अपीयर्ड हुए यानी प्रकट हुए। ये वो भी एक समय था। इसी समय के दौरान मर्चेंट्स यानी व्यापारी एंड माइग्रेंट्स और विस्थापित, मर्चेंट्स तो वो लोग हैं जो व्यापार करने आए भारत में, और माइग्रेंट्स यानी कई लोग अपनी जगह से बाहर के देशों से हट करके भारत में आके रहने लगे, तो उनको माइग्रेंट्स कहते हैं, विस्थापित लोग। तो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स यानी व्यापारियों और विस्थापित फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने सबसे पहले परिचय करवाया द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान, जो पवित्र कुरान है उसकी जो टीचिंग्स यानी शिक्षाएं हैं, उनसे सबसे पहले भारत में कौन लाया उनको? ये जो व्यापारी और जो माइग्रेंट्स थे जो बाहर से आए, इन्होंने सबसे पहले होली कुरान यानी पवित्र कुरान की जो टीचिंग्स है, जो शिक्षाएं हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराया भारत में, उनसे परिचय करवाया। इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में, यानी 7वीं शताब्दी में ये जो व्यापारी आए, मर्चेंट्स आए भारत में, या जो माइग्रेंट्स आए, इन्होंने सबसे पहले कुरान की जो शिक्षाएं हैं उनसे भारत में परिचय करवाया। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान, मुस्लिम जो है वो कुरान का सम्मान करते हैं एज देयर होली बुक, अपनी पवित्र बुक के तरह, पवित्र बुक उसको मानते हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाले। एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करते हैं द और स्वीकार करते हैं सोवरिजनिटी, यानी सोवरिजनिटी का मतलब है संप्रभुता, और वो ईश्वर की और स्वीकार करते हैं, ईश्वर जो कुरान को मानने वाले हैं वो सोवरिजनिटी यानी संप्रभुता को स्वीकार करते हैं ऑफ द वन एंड द ओनली गॉड, अल्लाह। और वो जो ईश्वर को या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये अल्लाह एक, केवल एकमात्र अल्लाह जो ईश्वर है उसकी संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। यानी जो कुरान की शिक्षाओं को मानते हैं, जो इस्लाम की शिक्षाओं को मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हैं द सोवरिजनिटी यानी कि संप्रभुता, यानी वही एक प्रभु है, ऑफ द वन एंड द ओनली गॉड, केवल एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं जो कुरान की शिक्षाओं को मानने वाले लोग हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। हुज लव, जो कि प्रेम करता है, मर्सी यानी दया करता है, एंड बाउंटी एम्बर्स, एम्बर्स क्या मतलब है? बेशुमार आलिंगन करता है। यहां पर बाउंटी एम्बर्स ये नए शब्द हैं। बेशुमार आलिंगन यानी बहुत सारा प्रेम करता है। ऑल दोज, उन सभी को, हु बिलीव इन हिम, जो कि उसमें विश्वास रखते हैं। जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं उनको अल्लाह प्रेम, दया, बहुत सारा प्यार करता है, जो लोग उसमें विश्वास करते हैं। इन इररेस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड,
बिना किसी सोशल बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए, यानी भले ही कोई सा भी सोशल बैकग्राउंड हो, भले ही किसी भी समाज का हो, इररेस्पेक्टिव का मतलब है जब हम किसी बात की परवाह नहीं करते, जब कोई चीज आड़े नहीं आती, उसको इररेस्पेक्टिव कहा जाता है, निरपेक्ष कह सकते हैं इसको। ऑफ सोशल बैकग्राउंड, यानी किसी का कोई सा भी सोशल बैकग्राउंड रहा हो, किसी का कोई भी सामाजिक पृष्ठभूमि रही हो, उसका बिना किसी भेदभाव के अल्लाह जो है वो सबको, अपने अल्लाह को मानने वालों को प्यार करता है, दया करता है। और यहाँ पर यानी कि ये जो इस्लाम की जो इस्लाम की जो थ्योरी है, इस्लाम की जो मान्यता है, वो 7th सेंचुरी में भारत में आई, भारत में इसका प्रवेश हुआ। और किसके द्वारा हुआ? जो मर्चेंट्स यानी व्यापारी और जो माइग्रेंट्स थे, जो विस्थापित लोग थे जो भारत में आके बसे, उनके थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई इस्लाम की थ्योरी। मैनी रूलर्स, बहुत सारे शासक, वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम। पैट्रॉन्स का मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, संरक्षक। पैट्रॉन्स मीन्स संरक्षक या किसी चीज को बचाने वाले। मैनी रूलर्स यानी बहुत सारे राजा, वर पैट्रॉन्स यानी संरक्षक थे ऑफ इस्लाम, इस्लाम के। एंड द उलेमा, और उनमें उलेमा लोग भी होते हैं इस्लाम में। कौन होते थे वो? लर्नड थियोलॉजियंस। लर्नड यानी शिक्षित, थियोलॉजियंस कहलाते हैं ईश्वर विज्ञानियों को। जो ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं, उनको थियोलॉजियंस कहा जाता है। लर्नड यानी शिक्षित या कुशल। जो उलेमा लोग थे वो जो कि शिक्षित ईश्वर विज्ञानी थे, एंड जूरिस्ट, और जो न्यायविद थे, उन्होंने इंटरप्टेड इस्लाम इन मैनी वेज। उन्होंने इंटरप्टेड यानी व्याख्या की इस्लाम की इन मैनी वेज यानी कई तरीकों से। यानी इस्लाम की जो इंटरप्शन है यानी उसकी जो व्याख्या है वो कई लोगों ने की, जिनमें जो उलेमा लोग थे, उलेमा जिनको उलेमा शब्द उर्दू या फारसी का है, लेकिन हमें यहाँ पर समझाने के लिए बताया गया है कि उलेमा कौन थे। लर्नड थियोलॉजियंस थे ये, यानी शिक्षित ईश्वर विज्ञानी लोग थे, और न्यायविद थे, उनको उलेमा कहा जाता था। उन्होंने इंटरप्रिटेड किया इस्लाम को, यानी व्याख्या की इस्लाम की इन मैनी वेज, कई तरीकों से। और कई ऐसे राजा भी थे जिन्होंने इस्लाम को, पैट्रॉन्स थे वो इस्लाम के, यानी वे संरक्षक थे इस्लाम को, उन्होंने आगे बढ़ाया और उसका संरक्षण किया। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फ्रॉम हियर, यहां से अगला जो पॉइंट है, वी आर डूइंग दैट वन आल्सो, वो भी हम लोग कर रहे हैं। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। यहां तक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कैसे इंडिया में विभिन्न जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका आगमन हुआ। तो हमने इसमें पढ़ा कि 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ भारत में। इस्लाम की जो थ्योरी है वो भारत में आई, और जो मेनली जो मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी हैं या जो माइग्रेंट्स जो थे बाहर से आकर के यहाँ बसे, वो लोग इस थ्योरी को लेकर के आए। बाद में कई रूलर्स भी ऐसे थे, कई राजाओं ने इसको संरक्षण किया इस्लाम का, और कई ऐसे उलेमा थे, उलेमा लोग जो थे उन्होंने इंटरप्रिटेट किया इस्लाम को, यानी इसकी व्याख्या की कई तरीकों से। इस तरह इस्लाम का जो आगमन है वो 7वीं शताब्दी में भारत में हुआ। अब हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियन कौन होते हैं ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो हिस्ट्री के विद्वान होते हैं, इतिहास के जो जानकार होते हैं, वो हिस्टोरियन कहलाते हैं। एंड देयर सोर्सेज, और उनके जो स्रोत हैं, हिस्ट्री को जानने वाले, हिस्ट्री को लिखने वाले, इतिहास को लिखने वाले हिस्टोरियन होते हैं। उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, वो कहाँ से इस इतिहास का पता उनको लगता है, वो सोर्स कहलाता है। सोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जहां से मिलती है वो उसका सोर्स कहलाता है। तो यहां पर हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, जो इतिहास के विज्ञानी और उनके जो स्रोत हैं उनके बारे में यहां लिखा है। हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, इतिहास लिखा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। उन इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं के बेसिस पर यानी आधार पर, कलेक्टेड बाय देम जो उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कई सोर्सेज के द्वारा। हिस्टोरियंस ने जो भी हिस्ट्री लिखी, इतिहास लिखा, वो उन सूचनाओं के आधार पर लिखा जो उन्होंने इकट्ठी की थी कई सोर्सेज से, कई स्रोतों से। सच एज जैसे कि ओल्ड इंस्क्रिप्शंस यानी पुराने शिलालेख, लिटरेचर यानी साहित्य, एंड कोइंस और सिक्के,
ऐसी जो चीजें थी, जो पुरानी चीजें जो उनको मिलती थी, उसके आधार पर उन्होंने इतिहास को लिखा हिस्टोरियंस ने। देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी एविडेंस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व विज्ञानी यानी पुरानी जो चीजों को खोज करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल कहलाते हैं। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल यानी पुरानी चीजों से रिलेटेड एंड लिटरेसी और साहित्य से रिलेटेड एविडेंसेज यानी सबूत, बहुत सारे पुरातत्व के सबूत और बहुत सारे लिटरेसी के जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, एंड सोर्सेज टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मेडियल इंडिया। और जो सोर्सेज यानी यहां पर से फिर से पढ़ेंगे इसको। देयर आर मेनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी एविडेंसेज, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और साहित्य के सबूत हैं, एंड सोर्सेज टू राइट द हिस्ट्री, और सोर्सेज हैं टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मध्यकाल का जो भारत है उसकी हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेसी एविडेंस है यानी साहित्य के सबूत हैं। लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया, ये जो साहित्य के स्रोत हैं जो कि मध्यकाल के भारत से रिलेटेड हैं। लिटरेसी का मतलब है जो किताबें लिखी हुई है वो लिटरेसी, साहित्य उसी को कहा जाता है। जो पुस्तकों में अपन लिखा जाता है वो लिटरेसी कहलाती है। तो जो पुस्तकीय ज्ञान है, जो लिटरेसी के एविडेंस हैं रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो पुस्तकों का ज्ञान है, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, उसको मोटे तौर पर वर्गीकरण उसका किया जा सकता है इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, निम्नलिखित दो कैटेगरी में। जो लिटरेसी एविडेंस है, जो साहित्य का सबूत है, साहित्य के जो सबूत मिले हैं, किताबें मिली है, उनको दो प्रकार से उस लिटरेसी एविडेंस को डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, राइटिंग्स ऑफ द इंडियंस। राइटिंग्स ऑफ द इंडियंस यानी भारतीयों द्वारा लिखा हुआ इतिहास, भारतीयों द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर। लिटरेचर मतलब किताबें, आप सीधी सीधी लिटरेचर का मतलब हिंदी में साहित्य होता है, साहित्य का मतलब किताबें। भारतीयों द्वारा लिखी गई किताबें, एक तो ये सोर्स है हिस्टोरियंस के पास, और दूसरा राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स, विदेशी लोगों द्वारा लिखी गई किताबें, हु विजिटेड इंडिया, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया था इन दोज डेज, उन दिनों में। मध्यकाल का जो इतिहास है, मध्यकाल के जो 1000 वर्ष है, उसमें कई सारे विदेशी लोगों ने भारत में विजिट किया था, बहुत सारे विदेशी लोगों ने भारत में भ्रमण किया और उन्होंने कई साहित्य लिखे। तो दो प्रकार का साहित्य को दो भागों में बांटा गया, एक तो इंडियंस द्वारा लिखा गया, एक फॉरेनर्स द्वारा लिखा गया। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 टू 1750, 700 से लेकर 1750 के बीच की हिस्ट्री की स्टडी के लिए हिस्टोरियंस स्टिल रिले, यानी हिस्टोरियन जो हैं वो अभी भी भरोसा करते हैं, रिले यानी भरोसा करते हैं, ऑन कोइंस यानी सिक्कों पर, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों पर, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी स्थापत्य, आर्किटेक्चुअल यानी जो भवन मिलते हैं उन पर, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी जो किताबें मिलती है उनका जो रिकॉर्ड मिलता है उन पर, फॉर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के लिए। ये जो चीजें मिलती है इन पर ज्यादा भरोसा करते हैं इतिहास के जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं। कभी कभी आपने भी सोचा होगा कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, पुरानी बातों की जो जानकारी है किताबों में आती है तो वो कैसे पता चलती है कि 1000 सालों पहले क्या था क्या नहीं था। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, हमें तो नहीं, इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को पता चलता है। पुराने जो सिक्के मिलते हैं जमीन के नीचे से, या बिल्डिंग्स मिलती है पुरानी, या पुराने जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख मिलते हैं, पत्थरों पर खुदी हुई चीजें मिलती है, उनके आधार पर जो हिस्टोरियन होते हैं वो हिस्ट्री को लिखते हैं, इतिहास को लिखते हैं। तो यहां पर हमने ये पढ़ा कि जो लिटरेचर एविडेंस है यानी किताबों का जो सबूत मिलते हैं, किताबें लिखी हुई उस जमाने की जो किताबें मिलती है उनसे भी हिस्ट्री का पता चलता है। तो ये जो लिटरेसी एविडेंस मिलते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया, एक विदेशियों द्वारा लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, समय हो गया है पूरा। वी हैव टू फिनिश द वीडियो, टूडेज वीडियो, आज का वीडियो हमें फिनिश करना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट पॉइंट। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट, लिटरेसी सोर्सेज इंडियन और इंडिजिनस। जो यहां पर हमने ये पढ़ा कि दो भागों में बांटा है,
लिटरेसी सोर्स को एक तो इंडियंस के द्वारा लिखा गया, एक विदेशियों के द्वारा लिखा गया। यहां पर हम अब की बार डिटेल पढ़ेंगे भारतीयों द्वारा लिखे गए इतिहास के बारे में। लिटरेसी सोर्सेज यानी साहित्य के स्रोत इंडियन और इंडिजिनस, जिसको हम इंडियन या इंडिजिनस कह सकते हैं, यानी भारतीयों द्वारा लिखा गया जो इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत हैं, उसके जो लिटरेसी सोर्सेज हैं, जो लिटरेसी यानी साहित्य के जो स्रोत हैं, वो जो इंडियंस के द्वारा लिखा गया है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा दैट देयर आर मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स इन द सोशल स्टडी बुक। सोशल स्टडी जो बुक है इसमें हमारे सामने बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक चांस भी है हमारे लिए, बहुत बड़ी एक तरह की ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है हमारे लिए कि हम अपना शब्दों का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसको आप एक अवसर के रूप में लीजिए कि ये जो नए नए शब्द आ रहे हैं इससे अपना नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन नॉलेज तब बढ़ेगा जब हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको लर्न करेंगे। इस तरह से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आप सीख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड फोकस एंड कंसंट्रेट योरसेल्फ व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ही एकाग्र चित्त होकर के ध्यान दें। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता जा रहा हूं, तो एक एक शब्द को माइंड में बैठाते रहें, उसका वर्ड मीनिंग भी समझें, यानी शब्द का क्या अर्थ है वो भी समझें, और उसका सेंस क्या है यानी उसका मतलब क्या है वो भी हम समझें। इस तरह से हम वर्ड टू वर्ड और सेंस वाइज हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं। वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और भारतीय जो इतिहास, जो लिटरेसी के सोर्स हैं, इंडियन सोर्स हैं, उसके बारे में पता करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।